राजनीतिक समाजीकरण। राजनीतिक समाजीकरण क्वेश्चन। राजनीतिक समाजीकरण क्या है? राजनीतिक समाजीकरण के अभिकरण का विवेचन करें। अगला क्वेश्चन। तृतीय विश्व के देशों में अस्थायित्व का मूल कारण। अगला क्वेश्चन। किसी भी समाज में अस्थायित्व राजनीतिक समाजीकरण के पश्चात ही सुनिश्चित किया जा सके। राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया। परिचय। राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति राजनीतिक व्यवस्था को आत्मसात करते हुए राजनीतिक मूल्यों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को हस्तांतरित करता है। प्राचीन ग्रीक विचारक अरस्तु ने 158 संविधानों के अध्ययनों के पश्चात क्रांति के कारण को राजनीतिक समाजीकरण का अभाव बताया। उनके अनुसार जिस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना की जाए उसी के अनुरूप वहाँ के लोगों को शिक्षित किया जाए, अन्यथा अस्थायित्व प्राप्त नहीं कर पाएगी। इटालियन मार्क्सवादी विचारक ग्राम्सी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिजनर्स नोटबुक में कहा कि सर्वहारा वर्ग क्रांति करके सत्ता तो प्राप्त कर सकता है, परंतु इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बुर्जुआ वर्गीय अधिसंरचना के स्थान पर समाजवादी अधिसंरचना स्थापित करना होगा, अर्थात समाजवादी की शिक्षा दोनों को देना होगा। 1947 में भारत एवं पाकिस्तान दोनों को स्वतंत्रता प्राप्त हुआ। दोनों देशों में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली स्थापित हुई, परंतु पर्याप्त समाजीकरण के अभाव में पाकिस्तान में तानाशाही एवं लोकतंत्रीय तत्वों के बीच हमेशा लुका छिपी का खेल चलता रहा है। परंतु भारत स्वतंत्रता के पश्चात ही यह प्रयास किया कि ग्रामीण स्तर से ही लोकतांत्रिक समाजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए, जिससे भारत में लोकतंत्र सुदृढ़ हुआ। राजनीतिक समाजीकरण की विशेषताएं। 1 में राजनीतिक समाजीकरण एक अनवरत प्रक्रिया है, यह हमेशा किसी न किसी रूप में चलती रहती है। 2 सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सभी क्षेत्रों में राजनीतिक समाजीकरण होता है। 3 यह राजनीतिक संस्कृति से जुड़ा हुआ है। 4 राजनीतिक मूल्यों का हस्तांतरण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को। 5 में यह व्यक्त एवं गुप्त प्रक्रिया है। 6 यह औपचारिक सरकार एवं अनौपचारिक समाज दोनों रूप से होती है। यह एक राजनीतिक विश्वास को आत्मसात करने की प्रक्रिया है। 7 में राजनीतिक समाजीकरण। राजनीतिक समाजीकरण से राजनीतिक सहभागिता एवं राजनीतिक भर्ती सुनिश्चित होती है। अगला, यह व्यक्तियों एवं समूह से राजनीतिक समाजीकरण एवं राजनीतिक परिवर्तन में घनिष्ठ संबंध होता है। राजनीतिक समाजीकरण का प्रकार। राजनीतिक समाजीकरण का प्रकार। 1 में अभिव्यक्ति या प्रत्यक्ष, जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रगान इत्यादि। 2 गुप्त या अप्रत्यक्ष, परिवार, सहयोगी एवं पुस्तकों के माध्यम से। 3 एक समान, राष्ट्रीयता की भावना प्रायः सभी में एक समान होती है। 4 असमान एवं अनियमित समाजीकरण के अभाव में आतंकवादी गतिविधि या विद्रोह होता है। राजनीतिक समाजीकरण का अभिकरण या एजेंट। 1 में परिवार, 2 शैक्षणिक संस्थान, 3 व्यावसायिक समूह, 4 मतदान, 5 में अधिकार एवं कर्तव्य, 6 समाचार पत्र, रेडियो इत्यादि। 7 में राजनीतिक दल, 8 में सरकार की गतिविधियाँ, 9 में अनुभव, 10 में प्रतीक, 11 में धर्म, 12 में साहित्य, 13 में राजनीतिक घटना, 14 में जाति, 15 में चमत्कारी नेतृत्व। समाजीकरण का सिद्धांत। समाजीकरण का सिद्धांत। 1 में बृहद समाजीकरण का सिद्धांत, अर्थात राष्ट्रीय स्तर पर समाजीकरण। 2 सूक्ष्म स्तरीय राजनीतिक समाजीकरण का सिद्धांत, अर्थात आम लोगों का राजनीतिक के प्रति दृष्टिकोण। 3 अध्ययनरत सिद्धांत, अर्थात राष्ट्रीय
गान, राष्ट्रीय ध्वज एवं विभिन्न प्रतीकों के माध्यम से लोगों का समाजीकरण। चौथा, जीवन के विभिन्न पड़ाव पर समाजीकरण का सिद्धांत, अर्थात बचपन में घर पर समाजीकरण, पुनः स्कूल, कॉलेज एवं कार्य स्थल पर समाजीकरण। समाजीकरण का उद्देश्य, एक में राज्य एवं समाज के प्रति लोगों की जिम्मेदारी। दूसरा, व्यक्ति को राज्य एवं समाज का सक्रिय सदस्य बनाना। तीसरा, राजनीतिक व्यवस्था के प्रति लोगों के मन में विश्वास की भावना कायम करना, जैसे लोकतंत्र सर्वोत्तम शासन प्रणाली है। चौथा, राजनीतिक व्यवस्था को बनाकर रखना। राजनीतिक समाजीकरण का महत्व, एक में इसके माध्यम से राजनीतिक संस्कृति का विकास होता है, जिसका हस्तांतरण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक अनवरत होते रहता है। दूसरा, इससे राजनीतिक व्यवस्था में स्थायित्व एवं परिवर्तन सुनिश्चित होता है। तीसरा, इसके माध्यम से सुसभ्य एवं सुशिक्षित नागरिकों का निर्माण होता है। यह राजनीतिक व्यवस्था को औचित्यता प्रदान करता है। निष्कर्ष, राजनीतिक समाजीकरण एकता, अखंडता एवं स्थायित्व सुनिश्चित करता है। ऐसा समाज जिसका पूर्णतः समाजीकरण हो चुका है, वहाँ राजनीतिक परिवर्तन बिना खून खराबा के अनवरत होते रहता है। ऐसे समाज में लोगों का दायित्व राष्ट्र के प्रति होता है, जो उस राज्य की एकता एवं अखंडता के लिए आवश्यक है। राष्ट्रीय हित। राष्ट्रीय हित क्वेश्चन, राष्ट्रीय हित के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख करते हुए इसके विकास का उल्लेख करें। क्वेश्चन, राष्ट्रीय हित सदैव वह नहीं होता जो कूटनीतिज्ञ कहता है। टिप्पणी करें। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय हित क्या है, इसे किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सके। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय हित के समक्ष प्रमुख बाधाएं। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई स्थायित्व दोस्त या दुश्मन नहीं होता, राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होता है। टिप्पणी करें। नेशनल इंटरेस्ट। राष्ट्रीय हित। राष्ट्रीय हित परिस्थिति एवं परिवेश के अनुसार बदलते रहते हैं। राष्ट्र अपनी नीति को न्यायोचित ठहराने के लिए राष्ट्रीय हित का सहारा लेते हैं। यह विदेश नीति के निर्माण का आधार होता है। कोई भी नीति राष्ट्रीय हित के विरुद्ध नहीं बनाया जा सकता, परंतु इसके साथ साथ राजनीतिज्ञ और नीति निर्माता ने सदैव इनका प्रयोग अपनी आवश्यकता के अनुसार तथा अपने कार्यों को न्यायसंगत ठहराने के उद्देश्य से किया है। जैसे वर्तमान में भारत की क्वाड में सक्रिय सहभागिता, ईरान के विरुद्ध अमेरिकी प्रतिबंध का समर्थन, अमेरिका एवं इजराइल के साथ बढ़ते संबंध को राष्ट्रीय हित के परिप्रेक्ष्य में उचित ठहराया जा सकता है। राष्ट्रीय हित का विकास। राष्ट्रीय हित का विकास में काल दायित्व। प्राचीन काल में राष्ट्रीय हित वह जनजाति जिसके हम सदस्य थे। मध्यकाल में राष्ट्रीय हित धर्म विशेष से जुड़ा हुआ था। प्रारंभिक आधुनिक काल में राष्ट्रीय हित राजवंश या राजा से जुड़ा हुआ था। आधुनिक काल में राष्ट्रीय हित राष्ट्र राज्य विशेष से जुड़ा हुआ। राष्ट्रीय हित के तत्व। उन राष्ट्रीय हितों को जिसे एक राष्ट्र प्राप्त करना चाहता है उसे दो भागों में बांट सकते हैं। एक में आवश्यक या अनिवार्य हित। मॉर्गेनथाउ कहते हैं कि राष्ट्रीय हित का अनिवार्य तत्व वह है जो एक राष्ट्र विदेश नीति के माध्यम से प्राप्त करना चाहता है। ए में भौतिक विशिष्टता। इसके तहत निर्धारित सीमा तथा सीमा सुरक्षा आदि सम्मिलित किए जाते हैं। बी में राजनीतिक एवं आर्थिक विशिष्टता। इसके अंतर्गत लोकतंत्र एवं स्थिर सरकार, स्थिर अर्थव्यवस्था, व्यापार आदि को सम्मिलित किया जाता है। सी में सांस्कृतिक विशिष्टता। इसके अंतर्गत विभिन्न भाषाएं, धर्म इत्यादि को ध्यान में रखा जाता है। दूसरा, राष्ट्रीय हित के गैर अनिवार्य या परिवर्तनशील तत्व जो हित परिस्थिति एवं परिवेश के अनुसार बदलते रहता है। जैसे शीत युद्ध के दौर में भारत का झुकाव सोवियत संघ की ओर था, जबकि शीत युद्धोत्तर काल में भारत का झुकाव अमेरिका की ओर हो गया। राष्ट्रीय हित के प्रकार। प्रोफेसर रॉबिन्सन ने राष्ट्रीय हित को विभिन्न प्रकार बताए। एक में प्राथमिक हित। प्राथमिक हित वह हित है जो किसी भी राज्य के लिए सर्वाधिक महत्व रखता है, जिसके रक्षा के लिए राज्य बड़े से बड़े बलिदान और त्याग करने के लिए सदैव तत्पर रहता है। इसके अंतर्गत दूसरे राष्ट्रों के द्वारा संभावित अतिक्रमण के विरुद्ध अपनी भौतिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक विविधता को बनाए रखना शामिल है। दूसरा, द्वितीयक हित। द्वितीयक हित वह हित है जो जिसका महत्व प्राथमिक हित से कम है, तथापि यह राष्ट्र के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। इसके अंतर्गत विदेशों में अपने नागरिकों की सुरक्षा तथा इस बात को सुनिश्चित बनाना कि विदेशों में अपने देश के
राजदूत के राजनयिक उन्मुक्तियाँ डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज के एवं नागरिक हितों की रक्षा की जाए। तीसरा, अस्थायी हित परमानेंट इंटरेस्ट। इस वर्ग के हित किसी राज्य के लिए लगभग सदा के लिए बने रहने वाला दीर्घकालीन लक्ष्य एवं प्रयोजन होते हैं। इसके परिवर्तन बहुत धीमी होती है। जैसे भारत कभी यह नहीं चाहेगा कि हिंद महासागर में किसी महाशक्ति का दबदबा हो। प्रयोजन मतलब उद्देश्य। परिवर्तनशील हित ये वे हित हैं जो विशेष परिस्थितियों में राष्ट्र की भलाई के लिए अनिवार्य समझे जाते हैं। ऐसे हित प्राथमिक तथा स्थायी हितों से भिन्न होते हैं। जैसे भारत तथा चीन में सीमा विवाद के बावजूद दोनों अपनों आर्थिक हितों को बढ़ावा दे रहे हैं। सामान्य हित कॉमन इंटरेस्ट। सामान्य हित वे परिस्थितियाँ होती हैं जो उस देश को सामान्य रूप से अथवा आर्थिक, व्यापारिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में लाभ पहुंचाने वाली होती हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखना सभी राष्ट्रों को समझा यह सामान्य हित है। यही स्थिति निशस्त्रीकरण तथा शस्त्र नियंत्रण का भी है। छठा, विशिष्ट हित स्पेशलिस्ट इंटरेस्ट। विशिष्ट हित यह सामान्य हितों से उत्पन्न होते हैं तथा उनके साथ गहरा संबंध रखते हैं। इन्हें समय के अनुसार परिभाषित किया जाता है। तृतीय विश्व के राष्ट्रों के द्वारा नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग भारत तथा दूसरे विकासशील देशों का विशिष्ट उद्देश्य है। भारत को सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता, जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर किसी भी देश का हस्तक्षेप इत्यादि। उपरोक्त के अतिरिक्त प्रोफेसर रॉबिन्सन ने 3 और हितों की चर्चा की है जिसे अंतर्राष्ट्रीय हित भी कहा गया है। एक में सामान्य हित। इसका हित ऐसे हितों से है जो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए सामान्य रूप से लाभदायक और उपयोगी हैं, जैसे क्वाड का निर्माण, ब्रिक्स, नाटो इत्यादि। पूरक हित। एक देश यदि कोई कार्य कर रहा है तो उससे दूसरे देश का हित पूरा हो जाए। जैसे अमेरिका यदि अल-कायदा के विरुद्ध कार्यवाही करता है या दक्षिण चीन सागर में अपना समुद्री बेड़ा भेजता है तो इससे भारत का भी हित पूरा होगा। विरोधी हित। जब एक देश की नीति दूसरे देश के हित के विपरीत हो, जैसे श्रीलंका द्वारा हम्बनटोटा बंदरगाह चीन को देना या पाकिस्तान द्वारा ग्वादर बंदरगाह चीन को देना विरोधी हित के श्रेणी में आता है। राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि की विधियाँ। एक में कूटनीति डिप्लोमेसी। कूटनीति राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति के लिए एक सर्वमान्य साधन है जिसके द्वारा एक देश की विदेश नीति दूसरे देश तक पहुंचती है। कूटनीति के कला में अपने राष्ट्रीय हितों के उद्देश्य को इस तरह प्रस्तुत करना होता है कि दूसरे राष्ट्र भी इसे न्यायपूर्ण तथा उचित मानने पर बाध्य हो जाए। कूटनीतिज्ञ अनुनय तथा धमकियाँ, पुरस्कार तथा पुरस्कार अस्वीकृति की धमकियों को राष्ट्र की विदेश नीति द्वारा परिभाषित राष्ट्रीय हितों के उद्देश्य को प्राप्त करने के साधन के रूप में प्रयोग करते हैं। कूटनीतिज्ञों को समझौता वार्ताएं, विरोध सुलझाने, राष्ट्र के भिन्न भिन्न हितों को बढ़ाने के लिए भेजा जाता है। यद्यपि राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति हेतु कूटनीति एक सर्वमान्य साधन है तथा इसी का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है, परंतु यही एकमात्र साधन नहीं है, युद्ध भी है। डोविश डिप्लोमेसी अनुनय, विनय, वार्तालाप, शांति। डोविश डिप्लोमेसी में संधि समझौता के द्वारा किया जाता है। अनुनय, विनय, वार्तालाप संधि समझौता के द्वारा किया जाता है। हॉकिश डिप्लोमेसी में शक्तिशाली देश परसू करता है। वार बिगिंस वेयर पॉलिटिक्स एंड। दूसरा, प्रचार राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति के लिए एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को प्रभावित करने का प्रयास करता है जिससे वह यह मानने को मजबूर हो जाए कि वह लक्ष्य जो राज्य प्राप्त करना चाहता है बहुत जरूरी है। प्रचार के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से दूसरे देशों के लोगों को प्रभावित किया जाता है तथा इसका उद्देश्य हमेशा अपने हित को प्राप्त करना होता है। 20वीं एवं 21वीं शताब्दी में संचार की क्रांतिकारी प्रगति ने प्रचार के क्षेत्र को एक साधन के रूप में बहुत बढ़ा दिया है। वास्तव में यदि देखा जाए तो राष्ट्रों की विदेश सूचना प्रभाग
प्रचार एजेंसियां ही होते हैं जो अपने अपने राष्ट्रों के हित को बढ़ाने का निरंतर प्रयास करते हैं। अमेरिका के द्वारा 2001 में इराक पर किए गए हमले से पहले अमेरिका कहता था कि सद्दाम हुसैन के पास आणविक एवं रासायनिक अस्त्र शस्त्र है तथा वह आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, इसीलिए सद्दाम हुसैन को सत्ता से हटाना अनिवार्य है। परंतु वास्तव में अमेरिका इसके माध्यम से अपने राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देना चाहता था। तीसरा, आर्थिक सहायता तथा ऋण। राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति के लिए धनी तथा विकसित देश आर्थिक सहायता एवं ऋण को साधन के रूप में प्रयोग करते हैं। निर्धन देशों की औद्योगिक वस्तुओं, तकनीकी ज्ञान, विदेशी सहायता इत्यादि अमीर देशों के विदेश नीति को सुदृढ़ बनाने का काम करती है। जैसे भारत अपने हितों की समृद्धि के लिए भूटान तथा नेपाल को आर्थिक सहायता प्रदान करता है, जिससे कि वे चीन की तरफ न चले जाए। गठबंधन तथा संधियाँ। गठबंधन या संधि अपनी अपनी साझे हितों को प्राप्त करने के लिए दो या दो से अधिक देशों के मध्य होती है। कोई भी समझौता किसी विशिष्ट हित या कई साझे हितों की प्राप्ति हेतु किया जा सकता है। किसी समझौते का स्वरूप इच्छित हित के स्वरूप पर निर्भर करता है। इसी के अनुसार समझौते स्वरूप में या तो आर्थिक होते हैं या सैन्य होते हैं। जैसे आर्थिक हितों के लिए सार्क, आसियान, यूरोपियन यूनियन, नाफ्टा इत्यादि तथा सैन्य हितों के लिए नाटो तथा परखा गठबंधन इत्यादि का निर्माण। अवपीड़क या बाध्यकारी साधन। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति की भूमिका एक प्रचलित तथ्य है। यह अंतर्राष्ट्रीय अंतर्व्यवहार का अलिखित तथा प्रचलित नियम है कि राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने के लिए शक्ति का प्रयोग करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून इच्छित उद्देश्यों तथा लक्ष्यों की पूर्ति के लिए आम प्रयोग किए जाने वाले साधन के रूप में युद्ध से कम अवपीड़क साधनों को मान्यता देता है। इसके तहत प्रतिबंध, संबंध विच्छेद इत्यादि साधनों का प्रयोग किया जाता है। विश्व संगठन का उपयोग। कोई भी विश्व संगठन विश्व शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के साथ साथ सदस्य राष्ट्रों में आपसी विवादों का हल ढूंढने का प्रयास करता है। सदस्य राष्ट्र स्वयं विवाद की स्थिति में विश्व संगठन के माध्यम से अपने हितों को बढ़ावा देता है, जिससे पाकिस्तान हमेशा जम्मू कश्मीर के मुद्दों को संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाने का प्रयास करता है तो भारत इसका विरोध करता है। अन्य देशों के साथ सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, शैक्षणिक संबंध etc। आधुनिक युग के बारे में कहा जाता है कि दुनिया धीरे धीरे बहुत छोटी होती जा रही है। विश्व की सरकारें एक दूसरे के साथ सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, शैक्षणिक संबंधों के आदान प्रदान की सिर्फ इजाज़त ही नहीं देती बल्कि इसे प्रोत्साहित भी करती हैं। इस संदर्भ में चीन की पिंग पोंग कूटनीति उल्लेख्य है, जिसके माध्यम से चीन ने अमेरिका के साथ अपने संबंधों को बढ़ावा दिया। नई सरकारों एवं नवोदित देशों को मान्यता देना। नई सरकारों और नवोदित देशों को मान्यता देना भी अपनी राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के एक महत्वपूर्ण साधन रहे हैं। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अनेक एफ्रो एशियाई और लैटिन अमेरिकी देशों का औपनिवेशिक दासता समाप्त हुई और स्वतंत्र देश के रूप में उदय हुआ। तत्कालीन स्वतंत्र देशों ने उन नवोदित देशों की नई सरकारों को मान्यता प्रदान की। इसी प्रकार भारत ने 1971 में बने बांग्लादेश को सर्वप्रथम मान्यता दी तो पाकिस्तान तथा चीन ने इसका विरोध किया। साथ में गुप्तचर विभाग। किसी भी देश का गुप्तचर विभाग अन्य देशों में हो रहे घटनाक्रम की जानकारी रखता है तथा संकटकालीन स्थिति में गुप्तचर विभाग अपनी सरकार को उस संकट के बारे में प्रमाणित एवं विश्वसनीय जानकारी देता है, जिसके आधार पर वह देश उस संकट विशेष के बारे में विदेश नीति का निर्धारण करता है। गुप्तचर विभाग अत्यंत सजग होता है क्योंकि उस पर अपने देश के राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करने का महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होता है। इसी कारण गुप्तचर विभाग का विदेश नीति निर्धारकों के लिए आँख और कान जैसा महत्व होता है। ये खुफिया संगठन कभी कभी अन्य देशों में षड्यंत्र कर विरोधी शासन का तख्ता पलट देता है। राष्ट्रीय हित एवं विदेश नीति। नेशनल इंटरेस्ट एंड फॉरेन पॉलिसी। राष्ट्रीय हित एवं विदेश नीति। मॉर्गेनथाउ ने अपनी पुस्तक द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स में कहा है कि
विदेश नीति शांतिपूर्ण तरीकों से राष्ट्रीय हित को सुरक्षित रखता है। विभिन्न देशों के राष्ट्रीय हित एक दूसरे से मिलता जुलता है, परंतु कोई भी राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा एवं राजनीतिक भविष्य की रक्षा हेतु कभी भी जानबूझकर ऐसी नीति का अनुसरण नहीं करेगा जो अपने राज्य के विरुद्ध तथा दूसरे राष्ट्र के हित में हो। परंतु कभी कभी राजनेता अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए ऐसे विदेश नीति का अनुसरण करता है जो राष्ट्रीय हित में नहीं होता है। जैसे सुकरानो इंडोनेशिया का ध्यान आर्थिक एवं राजनीतिक समस्याओं से जुड़े आर्थिक एवं राजनीतिक समस्याओं से हटाने के लिए मलेशिया के साथ विवादपूर्ण नीति का अनुसरण करने लगता था। उसी तरह पाकिस्तानी नेता एवं सैनिक जनता की ध्यान बेरोजगारी, अशिक्षा, गरीबी आदि से हटाने के लिए भारत से खतरा एवं भारत के साथ युद्ध नीति का अनुसरण करता है, जो कि राष्ट्रीय हित के विपरीत है। राष्ट्रीय हित की प्राप्ति में बाधा। एक में उपराष्ट्रीय हित के अंतर्गत किसी सांस्कृतिक, धर्म या नस्ल विशेष के हित को रखा जाता है, जो अपने आप के हित को राष्ट्रीय हित से अलग एवं ऊपर समझते हैं। दूसरा, अन्य राष्ट्रीय हित। इसके अंतर्गत जब कुछ लोग राष्ट्र विरोधी काम करते हैं तथा दूसरे देश को फायदा पहुंचाते हैं, जैसे कुछ कश्मीरी युवा पाकिस्तान के दुष्प्रचार में आकार राष्ट्रीय हित के विरुद्ध विदेशियों के साथ मिलकर काम करते हैं। इसी तरह दाऊद इब्राहिम भारत के नागरिक होने के बावजूद भी भारत विरोधी कार्य कर पाकिस्तान को मदद पहुंचाते हैं। तीसरा, राष्ट्रोपरि हित। एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन या धार्मिक संगठन का प्रभाव क्षेत्र किसी राष्ट्र विशेष में नहीं होता, इसीलिए वह अपने राष्ट्र के हित को पूरा न कर अंतर्राष्ट्रीय हित को वकालत करता है। परंतु वर्तमान में इस तरह अंतर्राष्ट्रीय संगठन का महत्व कम हो गया है। बहुत कम ही संस्था अपने राष्ट्रीय हित के विरुद्ध कार्य करता है। इसी तरह कुछ अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व के लोग जैसे गांधी जी, मदर टेरेसा, ये अपने राष्ट्र के हित के स्थान पर मानवता के हित को बढ़ावा देते थे। गांधी जी का मानना था कि एक राष्ट्र का हित दूसरे राष्ट्र के साथ इस प्रकार समायोजित किया जाए कि मानवता के हित को बढ़ावा मिल सके। निष्कर्ष, वर्तमान विश्व में सभी देश अपने राष्ट्रीय हित को वरीयता प्रदान करते हैं। राष्ट्रीय हित को ही नैतिकता एवं विवेक माना जाता है। कूटनीतिज्ञों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह सदैव राष्ट्रीय हित को बढ़ावा दे, परंतु कभी कभी कूटनीतिज्ञ राष्ट्रीय हित के स्थान पर व्यक्तिगत हित को भी बढ़ावा देते हैं। जब तक राष्ट्रीय राज्य की अवधारणा है, तब तक राष्ट्रीय हित विदेश नीति का नियामक बना रहेगा। क्वेश्चन, कूटनीति क्या है? कूटनीति क्या है, इसके स्वरूप को प्रस्तुत करें। अगला क्वेश्चन, नई एवं पुरानी कूटनीति में अंतर स्पष्ट करते हुए यह बताएं कि नई कूटनीति किस प्रकार पुरानी कूटनीति से अच्छा है। अगला क्वेश्चन, अगर कूटनीतिज्ञ हाँ बोलता है तो इसका मतलब संभावना होता है, अगर वह संभावना बोलता है तो इसका मतलब नहीं होता है, और अगर वह नहीं बोलता है तो वह कूटनीतिज्ञ नहीं है। टिप्पणी करें। अगर क्वेश्चन है, अगर कूटनीतिज्ञ हाँ बोलता है तो इसका मतलब संभावना होता है, अगर वह संभावना बोलता है तो इसका मतलब नहीं होता है, और अगर वह नहीं बोलता है तो वह कूटनीतिज्ञ नहीं है। टिप्पणी करें। अगला क्वेश्चन, कूटनीतिज्ञ को विदेश में अपने देश के लिए झूठ बोलने के लिए भेजा जाता है। टिप्पणी करें। अगला क्वेश्चन, जिस प्रकार हम सूखा जल एवं लकड़ी का लोहा नहीं कह सकते, सूखा जल एवं लकड़ी को लोहा नहीं कह सकते, उसी तरह कूटनीतिज्ञों को नैतिक नहीं कहा जा सकता। टिप्पणी करें। परिचय। डिप्लोमेसी कूटनीतिज्ञ। परिचय। दो राष्ट्रों के बीच संबंधों की स्थापना कूटनीति से होता है। कूटनीति राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय शक्ति प्रबंधन तथा विदेश नीति का एक तत्व है। यह दूसरे राष्ट्र पर शक्ति प्रयोग का एक साधन है, और यह विदेश नीति के निर्णयों के संप्रेषण तथा कार्यान्वयन का एक लोकप्रिय साधन है, और यह राष्ट्रीय हित का बहुमूल्य उपकरण है। यह शांतिपूर्ण साधनों द्वारा विदेश नीति के लक्ष्य को प्राप्त करने वाला महत्वपूर्ण साधन है। मनुस्मृति में यह कहा गया है कि राष्ट्रों के बीच युद्ध तथा शांति राजदूतों की भूमिका पर निर्भर करती है, परंतु कभी कभी कूटनीति का विपरीत अर्थ भी लिया जाता है। जैसे जब यह कहा जाता है कि जब एक कूटनीतिज्ञ हाँ बोलता है तो इसका अर्थ शायद होता है, और जब वह शायद बोलता है तो इसका अर्थ नहीं होता है, और जब वह नहीं बोलता है तो इसका अर्थ यह है कि वह कूटनीतिज्ञ नहीं है।
कूटनीति के विशेषताएं। कूटनीति की विशेषताएं। यह अनैतिक नहीं है। यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कार्य करने वाली एक मशीनरी है। यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की एक संस्था है। यह संगठित रूप से कार्य करती है। कूटनीतिज्ञ द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय होती है। कूटनीति सभी प्रकार के कार्य करते हैं। कूटनीतिज्ञ इसकी असफलता सदैव संकट पैदा करती है। कूटनीति ऐसे वातावरण में काम करती है जिसमें विरोध और सहयोग दोनों होते हैं। कूटनीति सदैव अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं। कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय कानून एक दूसरे के अनुकूल हैं। कूटनीति के पीछे सदैव राष्ट्रीय शक्ति होती है। कूटनीति की सफलता राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति के आधार पर परखी जाती है। कूटनीति तथा विदेश नीति। विदेश नीति राष्ट्र के राष्ट्रीय हितों के उद्देश्यों को प्राप्त करने वाली योजना तथा कार्यक्रम है। वहीं कूटनीति विदेश नीति लागू करने वाला एक साधन है। किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति कूटनीति के पहियों पर ही विदेशों में यात्रा करता है। कूटनीतिज्ञ अपने सरकार के विदेश नीति के नियमों को निश्चित नहीं करते, परंतु अपने प्रतिवेदनों के आधार पर वे विदेश नीति के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। विदेश नीति को निश्चित करते समय कूटनीतिज्ञों के प्रतिवेदनों को सदैव ही आधारभूत सामग्री समझा जाता है। कूटनीति राष्ट्रीय हितों की पूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यह शांति का उपकरण है। शांति को सुरक्षित रखना कूटनीति के व्यापक उद्देश्यों में से एक है। यह शांतिपूर्ण ढंग से राष्ट्रीय हितों को प्रोत्साहित करने के रूप में अपनी भूमिका अदा करती है। व्यापक रूप में कूटनीति दो प्रकार के उद्देश्यों को प्राप्त करने की कोशिश करता है। राजनीतिक उद्देश्य, अनुनय विनय। राजनीतिक उद्देश्य में अनुनय विनय पुरस्कार, सहायता, धमकी, युद्ध इत्यादि के द्वारा राष्ट्रीय हित को बढ़ाना। दूसरा, गैर राजनीतिक उद्देश्य अर्थात व्यापार एवं वाणिज्यिक संबंधों को बढ़ावा देना। मॉर्गेनथाउ के अनुसार कूटनीति के 4 कार्य हैं। एक में शक्ति को उद्देश्य से जोड़ना, दूसरे में दूसरे राष्ट्र के उद्देश्यों का अनुमान लगाना, तीसरा में विभिन्न उद्देश्यों की अनुकूलता को जांचना, चौथा साधनों को उद्देश्य के साथ जोड़ना। कूटनीति की प्रविधियाँ या तरीका। सामान्यतः कूटनीति की 3 प्रविधियाँ मानी जाती हैं यानी तरीका मानी जाती हैं। एक में अनुनय, दूसरा समझौता, तीसरा बल प्रयोग की धमकी। प्रोफेसर हिलिस्टिन ने कूटनीति के 6 तरीके बताए हैं। एक में अनुनय, दूसरा पुरस्कार, तीसरा पुरस्कार तथा सुविधाओं का वादा, चौथा बल प्रयोग की धमकी, पांचवा अहिंसात्मक सजा जैसे व्यापार कम करना, छठा दबाव का प्रयोग। कूटनीति के कार्य। कूटनीति एक में विरोध का प्रबंधन करते हैं। कूटनीति समस्या का समाधान है। कूटनीति समझौता, वार्ता या सौदेबाजी है। कूटनीति सांस्कृतिक कार्यक्रम करता है। कूटनीति कार्यक्रम एवं प्रबंधन करता है। पुरानी तथा नई कूटनीति। पुरानी कूटनीति को फ्रांसीसी कूटनीति भी कहते हैं और इसका विकास 16वीं शताब्दी में हुआ। तत्पश्चात सभी यूरोपियन राष्ट्रों के बीच फैल गया। हेराल्ड मैकल्सन कहते हैं कि यह कूटनीति बड़ी शिष्ट एवं गौरवमय तथा सुसभ्य राष्ट्रों के मध्य संबंधों के संचालन के लिए अपनाई जाती थी। इस कूटनीति के निम्नलिखित विशेषताएं हैं। एक में यूरोपियन राष्ट्रों तक सीमित, क्योंकि अधिकांश एशिया एवं अफ्रीका के देश यूरोपियन साम्राज्यवाद के अधीन था। दूसरा, शक्तिशाली राष्ट्रों तक सीमित। तीसरा, इसका संचालन अधिकांश कुलीन वर्गों के द्वारा होता था जो केवल राजा के प्रति उत्तरदायी होते थे। इसमें ईमानदारी, एकता, सच्चाई, विनम्रता, गोपनीयता तथा राष्ट्रीय हितों के प्रति पूर्ण निष्ठा कूटनीतिज्ञों के आवश्यक गुण मानी जाती है। कूटनीतिज्ञ इस कूटनीति में गोपनीयता पर अत्यधिक जोर दिया जाता था। राजदूतों के लिए कार्य करने की स्वतंत्रता थी। नई कूटनीति। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विज्ञान एवं तकनीकों के विकास के फलस्वरूप नए कूटनीति अस्तित्व में आया जो पुरानी कूटनीति से भिन्न है। J.W. थॉमसन कहते हैं कि अब कूटनीति का नया क्रांतिकारी तथा विश्वव्यापक स्थानीयकरण हो चुका है। बहुपक्षीय समझौता, वार्ताओं के संसदीय कूटनीति, सम्मेलन कूटनीति, व्यक्तिगत कूटनीति, खुली कूटनीति, दुकानदारी कूटनीति, पिंग पोंग कूटनीति तथा समझौता वार्ताओं से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सांस्कृतिक, शैक्षणिक तथा सामान्य नागरिकों के द्वारा की जाने वाली कूटनीति को सामान्यतः नई कूटनीति कहते हैं। इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नलिखित हैं। एक में नई कूटनीति विश्वपरक एवं विश्वव्यापक है, जबकि पुरानी कूटनीति यूरोपियन राष्ट्रों तक सीमित था। दूसरा, नई कूटनीति अधिकतर बहुपक्षीय है, जबकि पुरानी कूटनीति अधिकतर द्विपक्षीय थी। तीसरा, नई कूटनीति पुरानी कूटनीति की अपेक्षा कम औपचारिक है।
चौथा, नई कूटनीति खुली है जबकि पुरानी कूटनीति गुप्त थी। पाँचवीं, नई कूटनीति लोकतंत्रीय है जबकि पुरानी कूटनीति कुलीन तंत्रीय थी। छठा, नई कूटनीति पुरानी कूटनीति की अपेक्षा प्रचार पर अधिक जोर देता है। सातवें, नई कूटनीति में कूटनीतिज्ञों की भूमिका कम हुई है। डिप्लोमेसी, फर्स्ट ट्रैक डिप्लोमेसी, G2G डिप्लोमेसी। सेकेंड ट्रैक डिप्लोमेसी, P2P डिप्लोमेसी। थर्ड ट्रैक डिप्लोमेसी में S2S डिप्लोमेसी या ओपन डिप्लोमेसी, कॉन्फ्रेंस डिप्लोमेसी, बार्गेनिंग डिप्लोमेसी, पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी, पिंग पोंग डिप्लोमेसी। कूटनीति का ह्रास डिप्लोमेसी। कूटनीति का ह्रास, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात सूचना तकनीक एवं संचार के साधनों में क्रांतिकारी विकास हुआ। वर्तमान में राजतंत्री एवं तानाशाही व्यवस्था लगभग समाप्त हो चुकी है। आम नागरिकों की भूमिका में पर्याप्त वृद्धि हुई है जिसके फलस्वरूप पुरानी कूटनीति का ह्रास और नई कूटनीति का उदय हुआ। पुराने कूटनीति के ह्रास के पीछे निम्नलिखित कारणों को जिम्मेदार माना जाता है। एक में यूरोपीय प्रभुत्व की समाप्ति। दूसरा, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का उदय। तीसरा, अमेरिका एवं सोवियत संघ का महाशक्तियों के रूप में उदय तथा विभिन्न देशों को अपने पक्ष में लाने का प्रयास। चौथा, अंतर्राष्ट्रीयवाद का उदय। पाँचवीं, तीव्र संचार व्यवस्था का विकास। छठा, राष्ट्रों के मध्य संबंधों का बहुत व्यापक क्षेत्र। उपरोक्त कारणों से पुरानी कूटनीति का ह्रास और नई कूटनीति का उदय हुआ है। पहले समझा जाता था कि कूटनीति का मतलब अस्पष्टता, छल कपट, धोखाधड़ी, चालबाजी इत्यादि है, परंतु वर्तमान में ऐसा नहीं समझा जाता। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विकास के फलस्वरूप अब कूटनीति प्रक्रियाओं को शांतिपूर्वक ढंग से समस्या के समाधान का साधन माना जाता है और यह कहा जाता है कि जहाँ कूटनीति समाप्त होती है वहाँ युद्ध की संभावना बढ़ जाती है। एक में शक्ति संतुलन इंडिया चाइना फॉरेन पॉलिसी। चाइना फर्स्ट, सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी। दूसरा, USA को पीछे छोड़ना 2045 में। लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर। तीसरा, मिलिट्री। पैक्स अमेरिकाना। किसी स्कॉलर ने कहा 21वीं शताब्दी चीनी शताब्दी के रूप में मानी जा रही है। एंड्रयू हैवुड। तथा पॉलिटिकली वन पार्टी गवर्नमेंट, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। चाइना फॉरेन पॉलिसी के उद्देश्य। एक में USA प्रभुत्व को काउंटरिंग द हेजेमनी ऑफ USA। दूसरा, चाइना एंड रशिया आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्टनर। तीसरा, विद्वान पामस्टन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में देयर इज नो बॉडी परमानेंट फ्रेंड। IR में न कोई अस्थायी मित्र होता है न कोई शत्रु होते हैं, केवल हित ही अस्थायी होते हैं। USA के दोस्त ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया। मिलिट्री अलायंस। तीसरा, पार्टनर बर्डन शेयर। एलाई पार्टनर में बर्डन शेयर करे छे। एलाई में कॉमन व्यू, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो। अलायंस में नाटो। इंडिया अमेरिका का एलाई है। इंडिया अमेरिका का एलाई है, चाइना अमेरिका का पार्टनर है। चौथा, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया सब मिलकर चीन को इकोनॉमिक फोकस यहाँ है। वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, OBOR इनिशिएटिव। इंडिया का चीन के प्रति दृष्टिकोण। डज इंडियन एलिफेंट डांस बाय डी मेलोन। USA के साथ विदेश नीति बनाना हमारी पहली प्राथमिकता है। इंडिया के चीन के प्रति दृष्टिकोण से। USA इंडो पैसिफिक। दूसरा, क्वाड, इंडिया, USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया। तीसरा, USA प्लस जापान। चौथा, रसिया मित्र और सहयोगी है। पाँचवीं,
गवर्नमेंट सिक्योरिटी चाइना थ्रेटन स्टेपल वीजा इट मीन्स अटैक्ड बाय चाइना इंडिया सेकुलर इंटीग्रिटी। चीन कश्मीर के लोग को वीज़ा में कुछ अलग संकेत करके देता है, अर्थात स्टेपल वीज़ा का यूज करता है, तथा भारत के अन्य लोगों के लिए एक स्थान वीज़ा का यूज करता है, जिससे भारत की एकता, संप्रभुता, अखंडता पर हमला कर रहा है। भारत का सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान, बट पाकिस्तान चीन का गहरा दोस्त है। चीन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की परमानेंट सीट के लिए सपोर्ट नहीं करता है। व्हाट इज adversaries of India? What is adversaries of China? एक में हर्ष पंत का मानना है कि वर्तमान सरकार के द्वारा चीन के सामरिक प्रभाव को देखते हुए ज़्यादा सक्रिय नीति अपनाई जा रही है, क्योंकि OBOR वन बेल्ट वन रोड अबोर केवल व्यापारिक मार्ग नहीं अपितु एक सामरिक चुनौती भी है। दूसरा, एसेलिस टेलिस का मानना है कि भारत की सामरिक और सैन्य क्षमताएं अभी भी चीन के मुकाबले कमज़ोर हैं। भारत चीन संबंधों का भविष्य, इंडिया चाइना भारत का प्रॉब्लम, बॉर्डर डिस्प्यूट्स इशू भारत की प्रॉब्लम, बॉर्डर डिस्प्यूट्स इशू। दूसरा, ट्रेड डिफिसिट कंसर्न। तीसरा, चाइना पाकिस्तान। चौथा, इंडियन ओशियन, मालदीव, श्रीलंका। चाइना का प्रॉब्लम, तिब्बत चैलेंज, दलाई लामा। दूसरा, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप USA प्लस जापान। तीसरा, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव में इंडिया का पार्टनरशिप नहीं का होना। पार्टिसिपेशन, OBOR में इंडिया का पार्टिसिपेशन न होना। CEPC, CPEC, जीरो सम पॉलिसी। फर्स्ट, प्रोफेसर BP दत्ता ने कहा है कि भारत और चीन के बीच साझे सहयोग के अनेक असीम संभावनाएं हैं और व्हाट आर द कॉमन इशू, टोटल लिबरल अप्रोच है। चीन के पूर्व प्रधानमंत्री फर्स्ट में जू रुगी जी ने कहा कि यदि भारत को सॉफ्ट पावर और चीन का हार्ड पावर आपस में मिल जाए तो समूचे विश्व की सूचना तकनीकों के बाजार पर नियंत्रण किया जा सकता है। दूसरा, SCO सिंचाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा, ब्रिक्स भारत। SCO संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन तकनीकी बाजार पर नियंत्रण किया जा सकता है। दूसरा, SCO संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा, ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक। ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक, इंडिया चाइना बोथ आर मेंबर ऑफ ब्रिक्स। चौथा, G20। पाँचवें, क्लाइमेट चेंज। छठा, WTO अफगानिस्तान के मामले पर ईरान, वेस्ट एशिया। RIC रूस, इंडिया, चीन के बीच ट्रायंगल बनेगा। दूसरा, C राजा मोहन का मानना है कि भारत के द्वारा चीन के साथ संबंधों के निर्माण के लिए दो समानांतर रणनीति का प्रयोग करना चाहिए। पॉलिसी ऑफ इंगेजमेंट। दूसरा, पॉलिसी ऑफ कॉन्टिनेंट में USA जापान इंडो पैसिफिक और भारत चीन। एक में परंपरागत रूप में भारत हिंद महासागर में ही अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहता था, परंतु वर्तमान में हिंद महासागर के बाहर भी भारत अपने हितों को विस्तार कर रहा है। इसीलिए दक्षिण चीन सागर में भारत की उपस्थिति रही है और भारत के द्वारा अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ सामरिक संबंध सुदृढ़ किए जा रहे हैं, परंतु अमेरिका का जापान, ऑस्ट्रेलिया के सैन्य गठबंधन है, जबकि भारत के साथ अमेरिका का सैन्य स्ट्रेटेजिक। एक में सिक्योरिटी, कॉमन सिक्योरिटी थ्रेट। दूसरा, इंटेलिजेंस। तीसरा, टेररिज्म। चौथा, न्यूक्लियर
टेक्नोलॉजी एंड स्पेस टेक्नोलॉजी में सहयोग। डिफेंस पार्टनरशिप में डिफेंस एक्सरसाइज, एक्सचेंज डिफेंस पर्सनल आर्म्स या एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ज्वाइंट आर्म प्रोडक्शन।